नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव। आप तमाम दर्शकों को दी पब्लिक तक में स्वागत है। आज हम चुनावी बयानों पे चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व अभी बिहार में शुरू हो चुका है और नेताओं का जो बयान आ रहा है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुनावी विश्लेषक आशीष गौरव जी। हम उनसे इन बयानों पे राय लेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। जो नित्यानंद राय जी का बयान था कि अगर विपक्ष का सरकार बनती है बिहार में तो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या इस बयान का गुना भाग हम लोग कैसे देख रहे हैं? आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं? पप्पू जी, आपके द पब्लिक तक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। ये जो नित्यानंद राय जी का जो बयान है, इस बयान को आप बहुत सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई वक्ता स्टेज पे चढ़ता है तो उसको बोलने के लिए मुद्दा चाहिए, और उसके पास यदि मुद्दे नहीं होंगे तो अनर्गल बात बोलेगा। अगर भाजपा के पास बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी की दर 45 सालों के चरम पे है। रोजगार देने की बात थी तो रोजगार छीन ली गई। उसके बाद से उन्होंने जो जीएसटी लगाया वो भी किसी काम का नहीं रहा, नोटबंदी वो भी किसी काम का नहीं रहा। तो जनता के हक में कोई फैसला दिखता नहीं। तो भाजपा के पास आखिर क्या मुद्दा है? भाजपा क्या बोलेगी? भाजपा के जो भी नेता हैं, नित्यानंद राय जी कोई अपवाद नहीं है, ऐसे भाजपा के बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो इसके लिए जाने माने जाते हैं कि किस तरह के बयानात देने हैं। उनका जो ये बयान है ये उनका चुनावी एजेंडा है। वो लोग अक्सर भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं जब चढ़ते हैं और चुनावी पारा जब चरम पे होता है तो ऐसे हालात में वो लोग हमेशा से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं। लोगों के मन में एक संप्रदाय के प्रति दूसरे संप्रदाय में और दूसरे संप्रदाय के मन में पहले संप्रदाय के लिए मन में एक खौफ पैदा करते हैं। तो एक खौफ वाली बयान है कि बिहार के लोग ये डर जाए, ये खौफ में आ जाए कि अगर बिहार में महागठबंधन यानी तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो कश्मीर के जितने भी आतंकवादी हैं वो आके यहाँ पे पनाह लेंगे। जब यहाँ पे पनाह लेंगे यानी आतंकवाद का गढ़ हो जाएगा बिहार। जब आतंकवाद का गढ़ हो जाएगा तो आतंकवाद का गढ़ कभी ना विकसित हुआ है ना होगा, और आतंकवाद से होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो आपके दिमाग पे छा जाए। यानी बिहार की भोली भाली जनता के मन में ये घर कर जाए कि एक समुदाय विशेष के लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग आकर यहाँ पे रहेंगे और आतंकवाद को बढ़ाएंगे। और जब आतंकवाद को बढ़ाएंगे तो यहाँ के आम जनमानस जो है वो परेशानी में आ जाएगी। तो लोगों का दिमाग, लोगों का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये सारे चीज़ों से दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाए, हटा दिया जाए और किसी दूसरे जगह फोकस कर दिया जाए। अब देखिए, इसमें आतंकवाद जो शब्द है ये अपने आप में भयानक है। अब आतंकवाद कोई लोग सोचेगा तो बेरोजगारी तो भूल जाएगा, वो शिक्षा की बात भूल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से हटाने के लिए किया जा रहा है। और ये पहला नहीं है। अब दिल्ली चुनाव को देखिए, दिल्ली चुनाव में भारत के गृह वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, उनके बयान को देखिए। ऐसे तमाम बयान है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा है। अमित शाह बोले थे कि पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा विधानसभा चुनाव में। अरे अमित शाह के एक स्टेज ऊपर जो हमारे देश के माननीय आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने कहा था कि लोगों को कपड़े से पहचाना जा सकता है कि आतंकवाद फैलाने वाला कौन है। तो जब भारत का प्रधानमंत्री यानी शीर्षस्थ नेता, एनडीए का सबसे शीर्षस्थ नेता इस तरह की बात, ठीक है, इस तरह की बात करते हैं तो नित्यानंद राय इसमें बहुत छोटे कड़ी हैं। यहाँ हम इसी कड़ी से हम पूछना चाहेंगे, जैसे आप बोले कि बिहार में आतंकवाद का गढ़ बन सकता है, मैंने चुनावी जो भाषा उनका है उस पर आप विश्लेषण किए, तो हम ये पूछ रहे हैं क्या बिहारियों को एक तरह से गाली नहीं दे रहे हैं कि बिहार के लोग अगर आतंकवाद को यहाँ पनाह देंगे तो हो सकता है कि वो आतंकवाद का वो अपना घर में रखना चाहते हो, अपना घर में रखना चाहते हो, तो क्या ये बिहारियों को देशद्रोही की नज़र से देख रहे हैं क्या? नहीं है, देशद्रोह की बात है नित्यानंद जी का।
ना बिहारियों की गाली की बात है। ये भारत की जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह है कि अगर कोई आदमी कह देता है कि अमुक आदमी सत्ता में आता है तो यहाँ पे आतंकवाद पनप जाएगा। तो मैं भारत के गृह मंत्री यानी नित्यानंद राय जी के पार्टी की जो सरकार देश में है, मेरा उससे एक सीधा सा सवाल है कि आपके गृह मंत्री, आपका खुफिया ब्यूरो, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप तो कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग की बात कहाँ से आ गई? तो एक सीधी सी बात है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाऊ जुमला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अभी तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं तो दावा पे दावा करते जा रहे हैं। कल उन्होंने जब नामांकन करने जा रहे थे राघोपुर अपने सीट पे, तो उन्होंने बोला कि शिक्षकों का जो है हम रेगुलर करेंगे और समान काम और समान वेतन का हम जब सरकार में आएंगे तो इन लोगों का हक देंगे। तो इस पे आपका मतलब देखिए, तेजस्वी जी अपने काफ़ी सुरक्षित सीट जी राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किए, उनको बधाई। जी तेजस्वी जी का जो ये बयान है कि समान काम के लिए समान वेतन हम देंगे, जी इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। यह कि एक चुनावी मसाला है, और दूसरा यह कि अगर वो देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं शिक्षकों को, तो दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों का वेतन लगभग 50% तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ी इसमें कोई और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जी। ये कितना कर पाएंगे, ये तो चुनाव जीतने की बात है। हर सरकार आने से पहले लंबे लंबे वादे गिनाती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर बार जनता ठगी जाती है। तो इसमें शिक्षक ठगे जाएंगे कि जीतेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, इस पे बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तेजस्वी जी का ये बयान से लोगों में एक उत्साह जगेगा शिक्षक कौम में कि समान काम के लिए समान वेतन मिल जाए उनको, जो तो क्या विशेष मांग नीतीश है। कुमार इतना विश्वास तेजस्वी पे दिखाएंगे अब के बार के शिक्षक? नीतीश कुमार क्या मतलब? नीतीश कुमार पे जो विश्वास था शिक्षकों का, तो क्या ये विश्वास तेजस्वी के प्रति शिफ्ट होगा? हाँ, हो सकता है। अगर तेजस्वी जी इस मुद्दे को, देखिए चुनाव में जो भी पार्टियां हैं, जी उन पार्टियों के वक्ताओं पे डिपेंड करता है कि जो भी आप वादे ले जा रहे हैं वो जनता के मन में किस तरह से विश्वास कायम कर पाते हैं, जनता के मन में किस तरह से उसको बैठा पाते हैं। ये नेताओं पे डिपेंड करता है, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। हर लोग बोल रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें विश्वसनीयता कितनी है, ये तेजस्वी जी के वाणी में और तेजस्वी जी और उनके महागठबंधन के लोगों के भाषण में और जनता से जो कनेक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और देना चाहिए उनको मेरे हिसाब से। बढ़ेंगे कि कल का जो नीतीश कुमार का चुनावी सभा था, चुनावी सभा में उन्होंने बोले, वहाँ क्वेश्चन कोई पत्रकार किया तो बोले कि बिहार में रोजगार और कल कारखानों का न लगने का कारण सबसे बड़ा लैंड लॉक का है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि चारों बगल से घिरा हुआ है। तो क्या ऐसे मानते हैं कि लैंड लॉक के कारण हमारे बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ पाई? ये देखिए, हमको इसमें थोड़ा सा विस्तृत समझने की ज़रूरत है। जी। किसी भी क्षेत्र के औद्योगिकरण किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जी। यानी कोई कंपनियां कहीं जाती हैं लगाने के लिए अपना उद्यम, तो वो किन किन चीज़ों को ख्याल करके जाती है। सिर्फ एक चीज़ लैंड लॉक हो जाने से, दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी असुविधा हो जाने से, जी, कहीं पे कोई इंडस्ट्री न लगे, और सिर्फ एक मुद्दे की वजह से ये बात जायज़ नहीं है। नीतीश कुमार जी अपनी कमी को छुपाने के लिए कहें या अपने 15 साल के शासन में जो नहीं कर पाए उसको किसी तरह से दबाने के लिए कहें, मेरा उनसे प्रश्न है या मेरा एक कहना है, उनसे मेरा प्रश्न तो नहीं है कि औद्योगिकरण के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है उसको नीतीश जी क्यों नहीं कह रहे हैं। जैसे कि उद्योगों को चलाने के लिए सस्ता लेबर, जी, बिहार से बड़ा तो लेबर हब कहीं नहीं है, तो उसके हिसाब से तो कंपनियों को शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, ये नीतीश जी के हाथ में थी। इन्होंने कानून व्यवस्था क्या उतना बढ़िया रखा है कि कोई औद्योगिक कोई घराना यहाँ पर आके अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है,
ऊर्जा का जो कंपनी का जो डिमांड है उस मतलब है कि बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है और इसमें बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के भी हब लग सकते हैं, तो ऐसा काम 15 वर्षों में नहीं कर पाए नीतीश कुमार। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, बेतुके बयान? बेतुका बयान कहें या डैमेज कंट्रोल की बात कहें, नीतीश जी आखिर औद्योगिकरण पे क्या बोलेंगे, यही बोलना पड़ेगा ना अपने आप को बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे असीमित संभावनाएं हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के इच्छा शक्ति की कमी के वजह से आज़ादी के 70, 72, 74 साल बाद भी बिहार में उद्योग नहीं डेवलप हुए। ये कहना कि लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, क्या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, ये सब बेकार बात है। लॉ एंड ऑर्डर कौन ठीक करेगा? सरकार करेगी ना। कितना दिन चाहिए? 300 साल चाहिए नीतीश जी को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेगी ना, कि औद्योगिक कंपनियां करेंगी। उसके बाद से आपको यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी ना। तो ये सरकार सिर्फ एक चीज़ पे अपना ठिकरा ना फोड़े, सरकार अपना काम करे और सरकार के जो भी सरकार में है अगर उनमें इच्छा शक्ति होगी तो बिहार एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय